Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Lecture number 2nd, first year, chapter number 1st. साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन आपके पास जो है, अगर आप किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, अगर आप किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लें, लिख लें m मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर प्लस माइनस n, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. साइंटिफिक नोटेशन में एक बात सिर्फ याद रखिए कि डेसिमल पॉइंट से, डेसिमल पॉइंट, ये देखिए डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आपके पास एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए. वन नॉन जीरो डिजिट एट द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, ये जरूरी है. अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जीरो हो फिर ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा. अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे दो डिजिट्स हो फिर भी आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा. ठीक है, ये बात याद रखिए. तो साइंटिफिक नोटेशन में सिर्फ ये एक बात है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए. ये इसके लिए रूल है. लार्ज नंबर को या स्मॉल नंबर को आप इन पावर ऑफ 10 फॉर्म में लिख ले, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. ठीक है. अच्छा, प्रीफिक्सेस आपके पास क्या है? प्रीफिक्सेस याद रखिए, कुछ स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 को, सम स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 को स्पेसिफिक नेम्स दिए गए हैं और उसको बेसिकली कहा जाता है प्रीफिक्सेस. इसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस हम इसको कहते हैं. ठीक है. आप देखिए सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटी, मिली आपके पास जो है, माइक्रो आपके पास जो है, किलो, एटसेट्रा, दीज आर प्रीफिक्सेस. सेंटी आपको पता है 10 टू पावर -1, ठीक है, सेंटी 10 टू पावर -2, मिली 10 टू पावर -3, माइक्रो 10 टू पावर -6, किलो 10 टू पावर 3. तो याद रखिए कुछ स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 को स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं जिसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं. अब इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि मैं आपको बताऊं. ठीक है, इसको आपने याद करना होगा. ठीक है. तो सम स्पेसिफिक नेम इज गिवन टू सम स्पेसिफिक पावर ऑफ 10, उसको बेसिकली हम कहते हैं प्रीफिक्सेस. इसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं. अच्छा, अब अगर आप बुक में देखें तो कन्वेंशनल रूल्स है फॉर यूनिट्स. अब देखिए यूनिट्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यूनिट्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स जो है वो बनाए गए हैं. ठीक है. और वो रूल्स आपके पास क्या है? आप बुक में देखें, मैं यहां पर लिख लेता हूं कन्वेंशनल रूल्स फॉर यूनिट्स. ठीक है. यूनिट्स के लिए कन्वेंशनल रूल्स है. फर्स्ट आपके पास जो है, अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं, अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं, ठीक है, फॉर किसी यूनिट का पूरा नाम आप लिखना चाहते हैं, न्यूटन, केल्विन, ठीक है, मीटर, तो देखिए जो स्टार्टिंग लेटर है इट मस्ट बी अ स्मॉल लेटर. अगर आप किसी यूनिट का पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग जो अल्फाबेट होगा ये स्मॉल लेटर का होना चाहिए. अगर किसी ने इस तरह लिख लिया न्यूटन तो ये आपके पास गलत होगा. अगर किसी ने इस तरह लिख लिया केल्विन, ये आपके पास क्या होगा? गलत होगा. तो अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर होना चाहिए. ठीक है. इवन अगर यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम के बेस पे हो या ना हो. ठीक है. तो ये आपके पास फर्स्ट रूल है. अगर कुछ यूनिट्स आप लोगों ने देखा होगा, न्यूटन, केल्विन, कूलम, फेराड, पास्कल वगैरह, ये साइंटिस्ट के नाम है. ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम है. ठीक है. तो अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट का नाम हो और उसका आप सिंबल जो है, ये सेकंड रूल आपके पास सिंबल के लिए है, फर्स्ट रूल आपके पास फुल नेम के लिए है. अगर आप सिंबल, ठीक है, लेकिन सिंबल उन यूनिट्स का जो किसी साइंटिस्ट का नाम हो तो आप स्टार्टिंग लेटर को कैपिटल लिख लें. दिस इज करेक्ट. केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, दिस इज करेक्ट. लेकिन अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो फिर आप इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सेकंड रूल आपके पास ये है कि उन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स जो किसी साइंटिस्ट का नाम हो, अगर उसका आप सिंबल लिखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग लेटर को कैपिटल में
लिख ले, ये आपके पास सेकंड। अगर न्यूटन को किसी ने इस तरह लिख लिया, न्यूटन को स्मॉल एन से, गलत होगा। केल्विन को आपने इस तरह लिख लिया, ये गलत होगा। ठीक है, ये याद रखिए। थर्ड आपके पास जो है, थर्ड, अगर आप प्रीफिक्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप प्रीफिक्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं लिख लूंगा नो स्पेस बिटवीन प्रीफिक्स एंड बेस यूनिट। बेस यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान कोई स्पेस आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं लिख लो मिलीमीटर, अगर मैं लिख लो किलोमीटर, ये ठीक है। अगर मैं लिख लूं माइक्रोमीटर, तो याद रखिए जब आप प्रीफिक्स को इस्तेमाल करेंगे तो प्रीफिक्स और बेस यूनिट के दरमियान कोई स्पेस आपने नहीं रखना होगा। ठीक है, अगर मैं इस तरह लिख लो, ठीक है, ये अब ये मिलीमीटर नहीं होगा, ये मीटर है, ये मीटर है, ये मिलीमीटर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करना चाहते तो प्रीफिक्स और बेस यूनिट के दरमियान कोई स्पेस नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ आपके पास जो है, फोर्थ आपके पास है नो मोर देन वन प्रीफिक्स यूज्ड, नो मोर देन वन प्रीफिक्स यूज्ड इन सिंगल मेजर्ड वैल्यू। सिंगल मेजर्ड वैल्यू में अगर आपके पास जो है प्रीफिक्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक से ज्यादा प्रीफिक्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अगर देखें, अगर मैं लिख लो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेंटीमीटर, तो ये ठीक है, आपने एक प्रीफिक्स इस्तेमाल किया, ये ठीक है। लेकिन अगर कोई इस तरह लिख ले कि यार ये भी तो मिली है, और कोई इस तरह लिख ले 3 मिली सेंटीमीटर, तो ये आपके पास गलत होगा। तो याद रखिए, आप डेटा में सिर्फ एक प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। या नो कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर पॉसिबल, कंपाउंड मींस मोर देन वन प्रीफिक्स, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं फिफ्थ रूल को लो तो मस्ट बी स्पेस बिटवीन 2 और मोर यूनिट्स। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स से उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बना हुआ है, तो फिर उसके दरमियान आपने प्रीफिक्स जो है वो स्पेस जो है वो आपने लगाना होगा। अब देखिए, जॉल सेकंड जो कि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है, तो जॉल एनर्जी का है, सेकंड टाइम का, देखिए मैंने स्पेस पुट कर लिया। अगर कोई इस तरह लिख ले कि जॉल सेकंड, तो ये गलत होगा। ठीक है, न्यूटन मीटर टार्क का यूनिट है, तो न्यूटन और मीटर 2 यूनिट से इसके दरमियान स्पेस, अगर किसी ने इस तरह लिख लिया तो ये गलत होगा। तो 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में हो, ठीक है, सो उसके दरमियान आपने स्पेस रखना होगा। ठीक है, उसके दरमियान आपने स्पेस रखना होगा। प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान नो स्पेस, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स हो तो फिर आपने स्पेस जो है वो रखना होगा। ठीक है, 6th नंबर रूल आपके पास जो है, ठीक है, ये स्पेस आपके पास बन गया है। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं लिख लूं द पावर ऑन प्रीफिक्स, द पावर ऑन बेस यूनिट, द पावर ऑन बेस यूनिट ऑल्सो रिप्रेजेंट पावर ऑन प्रीफिक्स। याद रखिए, अगर आपके पास पावर हो, ठीक है, अगर आपके पास पावर हो बेस यूनिट पे, ठीक है, तो वो बेसिकली प्रीफिक्स पे पावर को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किस तरह, इसका मतलब आपके पास जो है क्या है, तो आप इस चीज को देख लें। अगर मैं लिख लो कि 3 किलोमीटर स्क्वायर, तो देखिए पावर सिर्फ बेस यूनिट पे है, पावर सिर्फ बेस यूनिट पे है, लेकिन बेस यूनिट पे जो पावर है वो प्रीफिक्स पे पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 3 किलो स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, किलो 10⁻³ स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये 3 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं। तो याद रखिए, अगर डेटा में आप बेस यूनिट पे पावर को देख लें तो वो पावर प्रीफिक्स पे भी पावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो 3 किलोमीटर स्क्वायर नॉर्मली हम इस तरह इसको लिखते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। और एक बात याद रखिए, अगर आप बेस यूनिट के पावर को, अगर आप बेस यूनिट के पावर को खोल लें और जो रिजल्टेंट 10 पावर आ जाए तो फिर उसका प्रीफिक्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई इस तरह लिख ले कि यार ये तो 10⁻⁶ है, मैं इसको लिख सकता हूं मेगामीटर स्क्वायर, मेगामीटर स्क्वायर, तो ये गलत होगा। मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, वो आप नहीं लिख सकते। ठीक है, और इसमें जो लास्ट रूल आपके पास है, लास्ट रूल वो ये है कि ऑल डेटा मस्ट बी इन अ स्टैंडर्ड सिस्टम। और स्टैंडर्ड सिस्टम कौन सा है? एसआई सिस्टम है। तमाम डेटा आपने सिंगल सिस्टम में रखना होगा और फिर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अगर कुछ डेटा एसआई सिस्टम में हो, कुछ डेटा आपके पास जो है वो किसी और सी ये सिस्टम में हो और आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपका ठीक नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑल डेटा मस्ट बी इन अ स्टैंडर्ड सिस्टम और सिंगल सिस्टम। तो ये आपके पास कन्वेंशनल रूल्स है, बुक में लिखे हुए, वहां से आप देख लें। मैं इसमें एक दो मॉडल एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करना चाहता हूं। किस किस्म के एमसीक्यूज इसमें आ सकते हैं? एमसीक्यू, व्हिच वन इज प्रॉपर यूनिट, व्हिच वन इज प्रॉपर यूनिट ऑफ, लेट्स सपोज, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का प्रॉपर यूनिट आपके पास क्या है? ए ऑप्शन आपके पास जो है ये, बी ऑप्शन आपके पास जॉल स्पेस सेकंड, सी आपके पास जो है, ठीक है, वो आपके पास जॉल सेकंड, और डी आपके पास जो है दैट इज जॉल सेकंड। ठीक है, तो प्रॉपर यूनिट प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होगा? अब देखिए, जॉल किस चीज का यूनिट है? एनर्जी का। और जॉल नाम है साइंटिस्ट का। और अभी हमने रूल्स में पढ़ा कि अगर साइंटिस्ट का नाम हो तो उसका सिंबल कैपिटल आपने लिखना होगा। तो ये तो नहीं है, जॉल कैपिटल है, सेकंड और स्पेस भी है, दिस इज द करेक्ट वन। ये क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि पूरा नाम स्मॉल अल्फाबेट से लिखा जाता है, इसमें तो कैपिटल है, तो ये भी गलत है। ठीक है, और ये देखिए इसमें स्पेस नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आपके पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस किस्म के एमसीक्यूज आपके पास इन रूल्स में आ सकते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी का आपके पास जो है प्रॉपर यूनिट क्या होगा। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एमसीक्यू 5 मिलीमीटर स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज डिश। ये ऑप्शन आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन आपके पास जो है 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन आपके पास जो है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बल्कि मैं इसको लिख लेता हूं 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। चलो मैं ये ऑप्शन भी लिख लेता हूं 5 माइक्रोमीटर स्क्वायर, ये आपके पास डी ऑप्शन। और अगर मैं ई ऑप्शन लिख लो, बोथ सी एंड डी। ठीक है, बोथ सी एंड डी। तो देखिए 5 मिलीमीटर स्क्वायर कैन बी रिटन एज डैश। तो देखिए, अब अगर आप ऑप्शंस को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस प्रीफिक्स को ओपन किया गया है। ठीक है, तो रूल्स के मुताबिक से 5 मिलीमीटर स्क्वायर तो 10⁻³ स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया है। अब अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि ये भी तो माइक्रो है और ये भी, तो बोथ आपके पास करेक्ट हो, तो गलत है। रूल में अभी आपको मैंने बताया कि आप 10 पावर प्रीफिक्स के पावर के रूल को, आप पावर को खोल लें तो फिर रिजल्टेंट के जो रिजल्टेंट पावर आ जाते हैं उसका प्रीफिक्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये करेक्ट है। ठीक है, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जहन में ये आएगा कि ये और ये तो एक ही चीज है। ठीक है, एक ही चीज है, लेकिन ऊपर डेटा को आप देख लें
ठीक है, उसके मुताबिक से ये करेक्ट ऑप्शन है, रूल के मुताबिक से ये नहीं है। क्यों? क्योंकि रूल में हमने पढ़ा कि बेस यूनिट पे जो पावर है वो प्रीफिक्स पे पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप माइक्रो का स्क्वायर ले तो ये तो 10⁻12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि 10⁻6। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये कन्वेंशनल रूल्स में इस किस्म के एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके आइडिया के लिए 2 मॉडल एमसीक्यूज मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कन्वेंशनल रूल्स है। अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं एरर। ठीक है, अब हम एरर को डिस्कस कर रहे हैं। तो एरर आपके पास क्या है? तो आप लोग याद रखें, एरर आपके पास है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज एरर इज अ मैग्नीट्यूड। ठीक है, एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि एरर मींस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्केलर। इसीलिए हम इसका एब्सोल्यूट निकालते हैं। इसलिए हम इसका क्या निकालते हैं? एब्सोल्यूट निकालते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, अब एरर आपके पास जो है, मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। Errors and uncertainties in single measured value. In single measured value will be always aided. अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ किस्म के एरर्स आ जाए तो एरर्स और अनसर्टेनिटीज हमेशा एड होता है। हम एरर्स और अनसर्टेनिटीज को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन, मैक्सिमम पॉसिबल एरर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन। तो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन मैक्सिमम पॉसिबल एरर आपके पास जो होगा, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस। हाफ ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस। अब लीस्ट काउंट आपके पास क्या है? ठीक है, तो लीस्ट काउंट आपके पास जो होता है वो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड जिसको हम किसी डिवाइस से मेजर कर सके, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, मैं इसको सर्कल कर लेता हूं। लीस्ट काउंट आपके पास क्या है? दिस इज लीस्ट काउंट, द स्मॉलेस्ट डिवीजन, the smallest division on the scale of device। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट डिवीजन किसी स्केल पे या वो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड जो हम किसी स्केल से या डिवाइस से मेजर कर सके, उसको बेसिकली हम कहते हैं लीस्ट काउंट। तो देखिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन, हाफ ऑफ लीस्ट काउंट। पॉइंटर पोजीशन क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अगर मैं लिख लो मैक्सिमम पॉसिबल एरर और पॉइंटर पोजीशन की कोई बात मैं ना करूं, ठीक है, वो आपके पास L.C लिस्ट काउंट के बराबर होता है। तो देखिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर अगर आप एक डिवाइस इस्तेमाल करें तो वो लिस्ट काउंट जितना होगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस और पॉइंटर पोजीशन के मुताबिक से हाफ ऑफ लीस्ट काउंट। तो आप ये देखें, अगर मैं रूलर को ले रहा हूं, ठीक है, दिस इज रूलर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपके पास 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 इस तरह जाते जाए। अगर मैं रूलर को इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मैं रूलर को इस्तेमाल कर रहा हूं और एक लाइन के, ये आपके पास एक लाइन है और इस लाइन के लेंथ को मैं रूलर से मालूम करना चाहता हूं, ठीक है, तो आप इसके लेंथ को आप लोग देख ले। लेंथ आपके पास होगा, देखिए ये सेकंड डिवीजन है 1, मैं लिखूंगा 1, ठीक है, और 0.2 सेंटीमीटर। तो देखिए, जहां से आप रीडिंग लेते हैं, मैं यहां से रीडिंग लेता हूं, तो जहां से आप रीडिंग लेते हैं ये आपके पास पॉइंटर पोजीशन होता है। जहां से आप रीडिंग लेते हैं वो आपके पास पॉइंटर पोजीशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी के स्पीडोमीटर को ले रहे हैं
तो गाड़ी के स्पीडोमीटर से आप जहां से रीडिंग ले रहे वो आपका पॉइंटर पोजीशन होगा। ठीक है, आपके पास एम्पेयर मीटर है, दिस इज लेट सपोज एम्पेयर मीटर 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आपके पास लेट सपोज 10 एम्पेयर और ये 5 एम्पेयर, ये आपका एम्पेयर मीटर है, ये आपके पास एम्पेयर मीटर है। ठीक है, तो अगर आपने इसको एक सर्किट में लगाया हुआ है और इसका पॉइंटर यहां पर है, तो यहां से आप रीडिंग लेंगे, इसको बेसिकली हम पॉइंटर पोजीशन कहते हैं, जहां से आप रीडिंग लेते हैं। तो अब आप थोड़ा सा इस डायग्राम को देखें, आप इसको देखें, क्या इस लाइन का जो एंड है ये एग्जैक्टली इस सेकंड डिवीजन पे है? नो, ये इस सेकंड और थर्ड के दरमियान है, सेकंड और थर्ड डिवीजन के दरमियान है, मतलब एग्जैक्टली आपके पास सेकंड डिवीजन पे नहीं है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं, देखिए ये इस सेकंड और थर्ड डिवीजन के दरमियान है, दरमियान। तो दरमियान का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट। दरमियान का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट। तो देखिए इस रूलर के किसी भी दो डिविजन्स के दरमियान आपके पास जो डिस्टेंस होता है वो लीस्ट काउंट होता है, जो कि 0.1 सेंटीमीटर होता है, या 1/10 सेंटीमीटर, या 1 मिलीमीटर आपके पास होता है। तो आप लोग देखिए, आप इस बात को थोड़ा सा सुने, कोई भी डिवाइस हो तो दो डिविजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लीस्ट काउंट के बराबर होता है। तो देखिए अगर आप इस लाइन के एंड को देखें, ये एग्जैक्टली इस सेकंड डिवीजन पे नहीं है, इन दो डिविजन्स के दरमियान, दरमियान, दरमियान मींस मिड पॉइंट, दरमियान मींस मिड पॉइंट, और दो डिविजन्स के दरमियान डिस्टेंस लीस्ट काउंट है, तो मिड मींस हाफ, पूरा लेंथ दो डिविजन्स के दरमियान उसको हाफ करें मिड, तो मिड आ जाएगा, तो हाफ ऑफ लीस्ट काउंट। ठीक है, सो अगर आप इस पॉइंटर पोजीशन के बेस पे लिख ले तो ये आपके पास हाफ ऑफ अ लीस्ट काउंट एरर। बस एक रूल बनाया गया है कि जो हम आम जिंदगी में कहते हैं ना कि इसका इन दो डिविजन्स के दरमियान होगा, तो दरमियान मिड, तो उसका मिड हाफ लीस्ट काउंट, दो डिविजन्स का हाफ तो हाफ लीस्ट काउंट। ठीक है, अच्छा आप यहां पर देखें, क्या ये पॉइंटर एग्जैक्टली 5 एम्पेयर पे है? नो, इस 5 और 6 के दरमियान कहीं पर है, दरमियान मिड हाफ लीस्ट काउंट, तो यहां पर भी आपके पास एरर हाफ लीस्ट काउंट। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, क्या ये एंड, स्टार्टिंग एंड, क्या ये एग्जैक्टली 0 पे है? नो। ठीक है, तो हाफ लीस्ट काउंट एरर यहां पर, हाफ लीस्ट काउंट एरर यहां पर। और मैंने क्या कहा कि हम एरर्स को ऐड करते हैं, हम एरर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम एरर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम एरर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, हम एरर्स को सिर्फ ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड करते हैं? अगर आपके जहन में आ रहा है तो ये एक ही लाइन है ना, हाफ लीस्ट काउंट एरर इस एक एंड पे है, हाफ लीस्ट काउंट एरर इस दूसरे एंड पे है। जरूरी तो नहीं है कि ये भी एग्जैक्टली 0 पे है, 0 से आगे पीछे हो सकता है। तो आगे पीछे दो डिविजन्स के वही दरमियान वाली बात हम करते हैं, तो हाफ लीस्ट काउंट, तो हाफ लीस्ट काउंट एरर यहां पर है, हाफ लीस्ट काउंट एरर यहां पर है, तो टोटल एरर क्या होगा? हाफ लीस्ट काउंट प्लस हाफ लीस्ट काउंट, और ये आपके पास बन जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस, ये आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस बन जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो इसलिए मैंने आपको कहा ना, देखिए अब मैं अगर इस हाफ लीस्ट काउंट और हाफ लीस्ट काउंट को सब्ट्रैक्ट करूं तो 0, और एरर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1/4, तो एरर तो कम हुआ, एरर कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हम एरर्स को हमेशा ऐड करते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज इक्वल टू अ लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। ठीक है, रूलर का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर, और स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। तो आप जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको बताया जाए कि मैं इस डिवाइस को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मेजर्ड वैल्यू में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा? तो लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। मैं रूलर को इस्तेमाल कर रहा हूं, एक रॉड के लेंथ को मेजर कर रहा हूं, द लेंथ ऑफ अ रॉड इज 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द लेंथ ऑफ अ रॉड? तो लीस्ट काउंट ऑफ रूलर क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इस मार्कर के लेंथ को मेजर कर रहा हूं बाय यूजिंग अ रूलर,
and the length of this marker is 30 centimeter. So what is the maximum possible error in the length of this rod? तो आपके पास least count of a ruler 0.1 centimeter या 1 millimeter. If I using a vernier caliper to measure the diameter of a wire, where the diameter of a wire is 1.22 centimeter, then what will be the maximum possible error in the diameter of that wire? तो आपने वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर. ठीक है, ये बात याद रखें. तो ये आपके पास एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस आपके पास होगा. और वो पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि हम सिंगल मेजर्ड वैल्यू में एरर्स को हमेशा ऐड करते हैं. अच्छा, अब यहां पर आपके पास टाइप्स ऑफ एरर है. नंबर फर्स्ट आपके पास पर्सनल एरर. ठीक है, सेकंड आपके पास जो है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर. और थर्ड आपके पास जो है दैट इज अ रैंडम एरर. तीन किस्म के एरर है, पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक एरर और आपके पास है रैंडम एरर. इसका कास आपके पास जो है वो ऑब्जर्वर है या एक्सपेरिमेंटर है. ऑब्जर्वर और एक्सपेरिमेंटर आपके पास इसका कास होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल पर्सनल एरर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उससे कोई एरर कास हो जाए, वो पर्सनल एरर में आता. मिसाल क्या है, आप स्केल को सही रीड नहीं कर रहे, यह आपका एरर है. स्केल को आप सही तरीके से रीड नहीं कर रहे, कोई नेचुरल इम्परफेक्शन हो. मैं मिसाल देता हूं स्टूडेंट्स को कि आप किसी को कह दे कि विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को पढ़े और वो कलर ब्लाइंड है, तो वो नेचुरल इम्परफेक्शन में आता है. ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर से जो एरर आ जाए वो पर्सनल एरर कहलाता है. और याद रखिए, पर्सनल एरर को कंप्लीटली रिमूव किया जा सकता है अगर आप ऑब्जर्वर को वेल ट्रेन करें. अगर आप ऑब्जर्वर को वेल ट्रेन करें, ऑपरेटर्स को ऑपरेट करना उसको आ रहा है. अगर कोई बंदा डिवाइस ऑपरेट नहीं कर सकता तो वो गलती करेगी, वो पर्सनल एरर आपके पास आ जाएगा. ठीक है, सिस्टमैटिक एरर आपके पास जो है, इसका जो कास है एरर इन डिवाइस, एरर इन डिवाइस, डिवाइस में आपके पास अगर एरर हो, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट में आपके पास एरर हो, तो ये सिस्टमैटिक एरर में आता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल पुअर स्केलिंग या कैलिब्रेशन, पुअर स्केलिंग और कैलिब्रेशन. ठीक है, सिस्टमैटिक एरर आपके पास है, दिस इज अ फिक्स्ड और कांस्टेंट एरर. ये फिक्स्ड एरर होता है या कांस्टेंट एरर होता है. एंड वी कैन कंप्लीटली रिमूव इट, वी कैन कंप्लीटली रिमूव इट बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड डिवाइस. आप अगर एक्सटेंडेड डिवाइस के साथ कंपेयर करें तो आप किसी भी डिवाइस से या किसी भी ऑपरेटर से एरर को निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हम इसको कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, और कॉमन एग्जांपल इसका जो है, कॉमन एग्जांपल, ठीक है, पुअर स्केलिंग, और यहां पर आपके पास जीरो एरर. जीरो एरर भी इसका एक कॉमन मिसाल है, सिस्टमैटिक एरर. जीरो एरर इज ऑल्सो नोन एज अ सिस्टमैटिक एरर. ठीक है, रैंडम एरर आपके पास जो है, इसका जो कास होता है, इसका जो कास होता है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं. एनवायरमेंटल कंडीशंस, याद रखिए, एनवायरमेंटल कंडीशन रैंडम एरर का कास है. और हम इसको रैंडम क्यों कहते हैं? ठीक है, नॉट फिक्स्ड और कांस्टेंट एरर. याद रखिए, इसको नाम ही रैंडम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है. क्यों? एनवायरमेंटल कंडीशंस फिक्स अमाउंट में वेरी नहीं होता, रैंडमली वेरी होता है, तो इसलिए एरर भी आपके पास रैंडम ही आएगा. तो रैंडम और सिस्टमैटिक में फर्क आपके पास ये है कि ये फिक्स है, दिस इज फिक्स्ड और कांस्टेंट एरर, लेकिन ये आपके पास जो दिस इज नॉट फिक्स्ड और कांस्टेंट एरर. और याद रखिए, रैंडम एरर आपके पास जो है, it cannot be removed, ये cannot be
रिमूव्ड कंप्लीटली, हम इसको कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। रैंडम एरर को कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता। हाँ, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, और किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है? रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड, random error can be minimized by repeating experiment several times and taking its average। याद रखिए, आप जितना ज्यादा टाइम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे तो आपके पास रैंडम एरर कम से कम होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं रैंडम एरर, this is inversely proportional to the number of observations। ठीक है, रैंडम एरर आपके पास जो है this is inversely proportional to the number of observations। आप अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 टाइम कर रहे हैं तो रैंडम एरर आपके पास 10 टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है, 10 टाइम आपके पास क्या होगा? डिक्रीज होगा। याद रखिए, रैंडम एरर को हम कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन इसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। और मिनिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं? आप जितना ज्यादा टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, आप उतने रैंडम एरर कम से कम कर सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डबल कर रहे हैं तो रैंडम एरर विल बी हाफ। अगर आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो रैंडम एरर आपके पास 10 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो रैंडम एरर आपके पास है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखें। तो हम इसको खत्म नहीं कर सकते। क्यों खत्म नहीं कर सकते? क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस आप अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। एनवायरमेंटल कंडीशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और ना हम इसको फिक्स अमाउंट में चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल अमाउंट में ये चेंज होगा, इसलिए तो एरर आपके पास रैंडम है। तो देखिए, मैंने सिस्टमेटिक एरर में कहा था कि दैट इज अ फिक्स्ड और कांस्टेंट एरर। ठीक है, लेकिन रैंडम एरर आपके पास है, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड और कांस्टेंट एरर। क्यों? तो मैं आपको जीरो एरर में ये एक्सप्लेन कर लूंगा। ठीक है, और इसको भी याद रखें, मैं इस पे भी एमसीक्यू जो है लिख लूंगा। अगर मैं यहां पर एक एमसीक्यू चले लिख लो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड 5 times, experiment performed 5 times by using single device and error, average error भी कहा जा सकता है, and average error or error observed is x, error observed is x। If we repeat experiment 10 times, 10 times, मैं इस 10 टाइम्स के साथ यहां पर थोड़ा सा जगह छोड़ रहा हूं। ठीक है, आप मत छोड़े, आपके लिए 2 एमसीक्यूज हो जाएंगे। 10 टाइम्स, देन एवरेज एरर या एरर विल बी डैश। एक्सपेरिमेंट को मैंने 5 टाइम जो है रिपीट किया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड 5 टाइम्स या रिपीटेड 5 टाइम्स by using single device and error observed is x। if we repeat experiment 10 times then error will be dash। ठीक है, मैं यहां पर ऑप्शंस लिख लेता हूं। ए ऑप्शन x, बी ऑप्शन 2x, सी ऑप्शन x डिवाइड बाई 2 और डी ऑप्शन x डिवाइड बाय 3। अब देखिए थोड़ा सा, पहले हमने एक्सपेरिमेंट कितना टाइम परफॉर्म किया? 5 टाइम्स, और एरर आपके पास क्या था? x था। अगर आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें 10 टाइम्स तो 10 5 का डबल है। ठीक है, 10 आपके पास ये 5 का डबल है। तो पहले आपने 5 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, अभी आपने 10 टाइम्स डबल। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डबल हो गए तो एरर विल बी हाफ। तो ये आपके पास आंसर होगा x डिवाइड बाय 2। ये इस रिलेशन के बेस पे। ठीक है, अच्छा
अब मैंने यहां पर ये जगह क्यों छोड़ा है? अब देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एमसीक्यूज को आपने पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि एमसीक्यू में अगर एक वर्ड का इजाफा हो जाए, एक वर्ड का इजाफा हो जाए, तो उसका आंसर चेंज हो जाता है। अब मैं इस एमसीक्यू का आंसर x/2 है, मैं सिर्फ इसमें एक वर्ड ऐड कर जाता हूं, 10 times more। मैंने सिर्फ एक वर्ड ऐड किया, तो अगर मोर मैंने ऐड किया तो क्वेश्चन x/2 नहीं होगा। तो एमसीक्यू को पूरा पढ़ना है, एक वर्ड एमसीक्यू के आंसर को चेंज कर जाता है, तो थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करना होगा। अब देखिए, अब आंसर क्या होगा? तो देखिए, पहले कितने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था? 5 times। अब 10 times मोर। आपके पास 5 रुपए थे, 10 और आपको मिले तो कितने बन गए? 15। और 15 5 का 3 times है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके पास 5 रुपए थे, मैंने आपको 10 और दिए, आई गिव 10 रुपीज मोर। ठीक है, तो मोर का मतलब है कि मैंने आपको 10 और दिया, आपके पास 15 हो गए। तो पहले एक्सपेरिमेंट 5 times, अब 10 times मोर, तो 5 + 10 15, तो इट मींस 15 5 का 3 टाइम है। अब आपके पास आंसर x/3 होगा, x/2 नहीं होगा। तो एक वर्ड के लगाने से एमसीक्यू, देखिए जो एमसीक्यूज हम करवा रहे हैं जरूरी नहीं कि वही आ जाए, आप कंसेप्ट सीखा करें। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसेप्ट, फिर आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दिस इज द मॉडल एमसीक्यू। अच्छा, अब आपके पास है जीरो एरर। अब जीरो एरर आपके पास क्या है? जीरो एरर व्हेन स्केल ऑफ अ डिवाइस इज not 0 before operating a device, before operating a device। so फिर इसको जीरो एरर कहते हैं। जीरो एरर व्हेन स्केल ऑफ अ डिवाइस इज नॉट जीरो बिफोर ऑपरेटिंग अ डिवाइस। अभी आप डिवाइस ऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन उसका स्केल जीरो नहीं है, उसका स्केल आपके पास है वो जीरो नहीं है, तो इसको हम कहते हैं जीरो एरर। क्या मतलब है? आपके पास लेट्स सपोज स्टॉपवॉच है, स्टॉपवॉच आप लाख कोशिश करें वो जीरो से शुरू नहीं हो रहा, वो 5 सेकंड से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो 5 सेकंड से शुरू हो रहा है, इसमें जीरो एरर है। ये आपके पास एम्पेयर मीटर है, ये एम्पेयर मीटर है, लेट्स सपोज दिस इज एम्पेयर मीटर, डिवाइस जो कि करंट को मेजर कर रहा है। ये आपके पास 0 1 2 3 4 5 एम्पेयर, ये आपके पास 1 2 3 4, ये आपके पास 10 एम्पेयर, ठीक है। अब अगर आपने इसको सर्किट में नहीं लगाया, मैं इसके साथ लिख लेता हूं, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड इन सर्किट। अभी आपने इसको सर्किट में नहीं लगाया, लेकिन देखिए ये तो आपको बता रहे कि सर्किट इसमें एम्पेयर मीटर में से 1 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका स्केल जीरो पे नहीं है, हम एम्पेयर मीटर को यूज नहीं करें, इसका स्केल जीरो पे नहीं है, तो इस किस्म के एरर को हम क्या कहते हैं? जीरो एरर हम इसको कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिए। सो अगर किसी भी डिवाइस का स्केल जीरो ना हो, जीरो ना हो बिफोर ऑपरेटिंग इट, इसको हम जीरो एरर कहते हैं। तो जो मैंने सिस्टमेटिक एरर में लिखा था कि सिस्टमेटिक एरर इज अ फिक्स्ड एरर और कांस्टेंट एरर, तो इसका मतलब आपके पास क्या बनता है? इसका मतलब आपके पास यह बनता है कि अगर आप इस एम्पेयर मीटर को 1000 दफा इस्तेमाल करें तो हर दफा ये आपको 1 एम्पेयर एरर देगा, हर दफा ये आपको 1 एम्पेयर एरर देगा, ठीक है, ये याद रखिए। आप इसको 100 दफा इस्तेमाल करें तो हर दफा ये आपको 1 एम्पेयर एरर देगा, क्योंकि इसमें जीरो एरर 1 एम्पेयर है। तो इसलिए मैंने सिस्टमेटिक एरर में लिखा था कि सिस्टमेटिक एरर इज अ फिक्स्ड और कांस्टेंट एरर। तो मैं देखिए एमसीक्यू बना सकता हूं, किस तरह बना सकता हूं? इफ आई रिपीट एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग अ सिंगल डिवाइस 10 टाइम्स, मैं एक्सपेरिमेंट को 10 टाइम्स जो है रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, एंड एवरी टाइम आई गेट अ फिक्स्ड एरर और कांस्टेंट एरर, देन द टाइप ऑफ एरर विल बी डैश। तो सिस्टमेटिक एरर, टाइप ऑफ एरर आपके पास सिस्टमेटिक एरर होगा,
ठीक है, मे बी आपको 3-4 मेजर्ड वैल्यूज गिवन हो विद एरर और आपसे पूछ लिया जाए कि इस डेटा से मुझे बताए द टाइप ऑफ एरर विल बी डैश, तो अगर आप देखें एरर फिक्स आ रहा है तो सिस्टमेटिक एरर, और अगर एरर फिक्स या कांस्टेंट नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, तो रैंडम एरर आपके पास होगा। तो ये ज़हन में बिठा दें, ठीक है। इफ आई रिपीट एक्सपेरिमेंट 10 times by using a single device and every time I get different error, then the type of error will be dash. अगर आप हर दफा डिफरेंट एरर हासिल करें, the type of error will be random error. type of error आपके पास random error होगा। लेकिन अगर फिक्स एरर आ जाए तो सिस्टमेटिक एरर आपके पास होगा, ठीक है। अब जीरो एरर आपके पास दो किस्म के हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर इसको मैं इस तरह डिफाइन करता हूं, इफ measured value m dot v measured value, if measured value is greater than the actual value, आप एक डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास अगर measured value आ जाए एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा, ठीक है, तो फिर आपके पास जो एरर होगा वो पॉजिटिव जीरो एरर। टाइप ऑफ एरर सिस्टमेटिक होगा, लेकिन एरर आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर होगा। टाइप ऑफ एरर जीरो एरर सिस्टमेटिक एरर ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास द टाइप ऑफ एरर, इफ द मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू, देन द टाइप ऑफ एरर तो सिस्टमेटिक, अगर मैं लिख लूं देन एरर तो पॉजिटिव जीरो एरर। अगर आप इस एरर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस तरह निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, m डॉट ई मेजर्ड वैल्यू, p डॉट z डॉट ई पॉजिटिव जीरो एरर। तो अगर आप मेजर्ड वैल्यू से पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एक्चुअल वैल्यू, आपके पास आ जाएगा। तो पॉजिटिव जीरो एरर को अगर आप मेजर्ड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करें तो एक्चुअल वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास है नेगेटिव जीरो एरर। अच्छा, ये पॉजिटिव जीरो एरर, ये देखें, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा पॉजिटिव जीरो एरर तो आप इस डायग्राम को देखें। अब मुझे बताएं, अगर इस सर्किट में अगर मैं इसको एक सर्किट में लगा रहा हूं कि जिसमें एक्चुअल करंट 3 एम्पेयर हो, एक्चुअल करंट 3 एम्पेयर हो, ये मुझे क्या शो करेगा? तो अगर एक्चुअल करंट 3 एम्पेयर हो किसी सर्किट में और उस सर्किट में मैं इस एम्पियर मीटर को लगा लूं तो ये मुझे 4 एम्पेयर करंट देगा। तो 4 एम्पेयर मेजर्ड वैल्यू है, एक्चुअल करंट 3 एम्पेयर है, तो आपके पास एरर जो होगा वो पॉजिटिव जीरो एरर हो। तो आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव जीरो एरर आपके पास होगा, ठीक है। अगर मैं इस एम्पियर मीटर को एक सर्किट में लगा रहा हूं, इस एम्पियर मीटर को मैं एक सर्किट में लगा रहा हूं जिसमें एक्चुअल करंट 5 एम्पियर है, ये मुझे क्या शो करेगा? 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर मेजर्ड वैल्यू है और वो 5 एम्पियर से ज्यादा है, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर, अगर ये पॉइंटर 1 एम्पियर पीछे हो, इफ द पॉइंटर इज बिहाइंड जीरो, नेगेटिव जीरो एरर। इफ द पॉइंटर इज ऑन दिस साइड फ्रॉम जीरो, ठीक है, या फॉरवर्ड फ्रॉम जीरो, तो फिर आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर होगा। तो नेगेटिव जीरो एरर, अगर ये 1 एम्पियर है पीछे, तो मैं अगर इसको एक ऐसे सर्किट में लगा रहा हूं जिसमें एक्चुअल करंट 4 एम्पियर है, ये मुझे 3 एम्पियर शो करेगा, 3 एम्पियर मेजर्ड वैल्यू। तो इफ मेजर्ड वैल्यू, अगर मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से लेस हो तो फिर आपके पास एरर नेगेटिव जीरो एरर होगा, ठीक है। और अगर मैं एक्चुअल वैल्यू को मालूम कर रहा हूं तो मेजर्ड वैल्यू से आप, मेजर्ड वैल्यू के साथ आप नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करें, आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ जाए, आपके पास क्या आ जाएगा? एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपके पास नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। और जीरो एरर आपके पास सिस्टमेटिक एरर ही है, ठीक है। और यहां से आपने देख लिया कि ये फिक्स एरर है। तो टाइप्स ऑफ एरर में इस किस्म के एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। आई रिपीट एक्सपेरिमेंट 5 times 6 times, every time I get a fixed or constant error, the type of error systematic. Different error random. If I repeat experiment n times, then the error will be n time decreases. मतलब जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आप बढ़ा रहे हैं आपके पास एरर उतना ही कम होगा,
ठीक है, सो ये आपके पास टाइप्स ऑफ एरर में इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास आ गए। अच्छा, अनसर्टेनिटी में आपके बुक के सीक्वेंस से नहीं जा रहा, मैं अपने सीक्वेंस से जा रहा हूं, किस टॉपिक के बाद में क्या पढ़ाऊं, ठीक है, तो वो मुझे पता है, किस तरह मैं जाऊं तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो मैं अनसर्टेनिटी को जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। अनसर्टेनिटी आपके पास जो है, ये भी आपके पास है द रेंज और एस्टिमेट ऑफ एरर, रेंज और एस्टिमेट ऑफ एरर, अंदाज़तन एरर। देखिए, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी भी एरर है लेकिन नोन एरर नहीं है। नोन एरर एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते कि इतना एरर होगा, इसीलिए इसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें शक होता है, एग्जैक्टली ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसीलिए इसको नाम अनसर्टेनिटी दिया गया है। और याद रखिए, अनसर्टेनिटी भी एरर है लेकिन नोन एरर नहीं है। और मुझे किस तरह पता चलेगा कौन सा एरर है और कौन सा अनसर्टेनिटी है, तो बहुत आसान है। अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यू है तो आपने जो वैल्यू मेजर की उसका डिफरेंस निकाल ले, वो एरर कहलाता है। लेकिन अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो फिर आप एस्टिमेटेड, अंदाज़तन एरर लेते हैं, और अंदाज़तन एरर ये अनसर्टेनिटी कहलाता है। अंदाज़तन एरर आपके पास जो है वो अनसर्टेनिटी कहलाता है। और इसकी मिसाल मैं स्टूडेंट्स को ये देता हूं कि क्लास से आप बाहर है और आपको अंदर में नज़र नहीं आ रहा कि क्लास में सर इजहार इस टाइम किधर मौजूद है, तो कोई बता तो यार मुझे तो इस तरह लग रहा है वो बोर्ड के साथ खड़ा है, एग्जैक्टली बात वो नहीं कर सकता कि किधर खड़ा है। ठीक है, तो इसलिए फिर आपके पास इन अनसर्टेनिटीज को हम कहेंगे। ठीक है, और अगर एक बंदा आ जाए और वो मुझे देख ले और कह दे कि यार ये तो बोर्ड से नहीं है, दरमियान में खड़ा है, तो जो डिफरेंस था वो एरर था। तो एरर नोन वैल्यू होता है और अनसर्टेनिटी ये एस्टिमेटेड एरर होता है, अंदाज़तन एरर होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिए। सो द रेंज और एस्टिमेट ऑफ एरर, अगर एक्चुअल वैल्यू है तो फिर तो एरर आप एग्जैक्टली मालूम कर सकते हैं, अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो फिर आप एग्जैक्ट एरर मालूम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको फिर अनसर्टेनिटी कहते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी याद रखे, इसको हम ये भी कहते हैं दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, जो अभी कुछ देर पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस, प्लस माइनस लीस्ट काउंट। ये प्लस आपको किस चीज के बारे में बताता है, ये आपको मैक्सिमम रेंज ऑफ एक्चुअल वैल्यू, ये मैक्सिमम रेंज ऑफ एक्चुअल वैल्यू, ये माइनस आपके पास जो है ये आपको मिनिमम रेंज ऑफ एक्चुअल वैल्यू के बारे में बताता है। प्लस मैक्सिमम रेंज ऑफ एक्चुअल वैल्यू, मैक्सिमम रेंज ऑफ एक्चुअल वैल्यू, मिनिमम रेंज ऑफ एक्चुअल वैल्यू, प्लस माइनस। जिस तरह हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं ना, कम उबेश। ठीक है, जिस तरह हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं कम उबेश। ठीक है, तो ये प्लस माइनस वही कम उबेश है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज इक्वल टू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। वही एग्जांपल जो मैंने पहले आपको बताया, रूलर था और रूलर से हमने एक लाइन के लेंथ को मेजर किया 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं अगर यहां पर वही डायग्राम बना लूं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आपके पास 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 इस तरह जाते जाए। ठीक है, ये आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास एक लाइन है और इसके लेंथ को मैंने रूलर से मेजर किया तो लेंथ आपके पास 1.3 सेंटीमीटर। लेकिन क्या इस लाइन का एग्जैक्ट लेंथ 1.3 सेंटीमीटर है? एग्जैक्ट नो। याद रखें, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन आप नहीं कर सकते कि बस हाँ ये लेंथ है और ये एग्जैक्टली यही वैल्यू है। एग्जैक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल अप टू नाउ, वो आइडियल मेजरमेंट होगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्ट मेजरमेंट कब पॉसिबल है, तो देखिए लीस्ट काउंट जितना कम होगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर उतना ही कम होगा। अगर एक डिवाइस का लीस्ट काउंट 0 हो तो एब्सोल्यूट वो एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एरर फ्री मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, तो 1.3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने रूलर को इस्तेमाल किया। तो देखिए, अगर आप 1.3 के साथ 1 ऐड करें 1.4 सेंटीमीटर, ये आपके पास मैक्सिमम रेंज ऑफ एक्चुअल वैल्यू है। और अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें 1.3 माइनस 1.1 1.2 सेंटीमीटर, ये आपके पास मिनिमम रेंज ऑफ एक्चुअल वैल्यू है। अब इस लाइन का एक्चुअल लेंथ क्या है ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, एक रेंज है 1.4 और 1.2 सेंटीमीटर के दरमियान एक्चुअल लेंथ है। एक्चुअल लेंथ क्या है ये कोई नहीं बता सकता आप लोगों को, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। तो ये प्लस माइनस लीस्ट काउंट, मैक्सिमम रेंज प्लस माइनस मिनिमम रेंज। तो अगर आप मेजर्ड वैल्यू के साथ लीस्ट काउंट को ऐड करें, वो आपको मैक्सिमम रेंज ऑफ एक्चुअल वैल्यू के बारे में बताता है। अगर आप लोग मेजर्ड वैल्यू से लीस्ट काउंट को सब्ट्रैक्ट करें, वो आपको मिनिमम रेंज ऑफ एक्चुअल वैल्यू के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। लेकिन यहां पर एक और चीज भी इसके साथ में लिख रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास बात तब ठीक है, ठीक है, ये बात आपके पास तब ठीक है अगर आप डिवाइस को सिंगल टाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसके साथ लिख रहा हूं, डिवाइस यूज्ड सिंगल टाइम। अगर आप डिवाइस को सिंगल टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये, ठीक है। और मैं यहां पर लिख लूंगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या मैक्सिमम पॉसिबल एरर, दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। मैं इसके साथ ये भी लिख लेता हूं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। मैं इसके साथ ब्रैकेट में लिख लेता हूं, इफ डिवाइस रिपीटेड n times, if device is repeated n times, अगर आप डिवाइस को n टाइम्स रिपीट करें, ठीक है, टू मेजर अ सिंगल मेजर्ड वैल्यू, तो फिर आप अगर एक डिवाइस को 2 टाइम रिपीट करें तो n2 होगा। अगर आप एक डिवाइस को 3 टाइम रिपीट करें तो n3 होगा। लेकिन अगर आप डिवाइस को एक दफा इस्तेमाल करें तो लीस्ट काउंट, आप उस लाइन के लेंथ को मेजर करने के लिए और रूलर को एक दफा इस्तेमाल किया गया है, रूलर को एक दफा इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए मैंने वहां पर 0.1 लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर इस व्हाइट बोर्ड के लेंथ को मैं रूलर से मेजर कर रहा हूं, मैंने रूलर को एक दफा इस्तेमाल किया, एक रूलर का एक एंड यहां पर रख लिया, दूसरा एंड यहां पर रख लिया, एक बड़ा रूलर था तो 0.1 सेंटीमीटर, इसके लेंथ में अनसर्टेनिटी होगा। अगर मेरे पास एक छोटा सा रूलर है, छोटा सा रूलर, उसका एक एंड मैंने यहां पर रख लिया, दूसरा एंड यहां पर, ये मैंने मेजर किया, फिर रूलर को उठाकर यहां पर एक एंड दूसरा एंड यहां पर, तो मैंने रूलर को 2 दफा इस्तेमाल किया, तो फिर इस व्हाइट बोर्ड के लेंथ में अनसर्टेनिटी क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, 0.2 सेंटीमीटर आपके पास। अगर मेरे पास इससे भी छोटा रूलर है, 1 2 3, 3 दफा मैंने रिपीट किया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप जितना टाइम डिवाइस को रिपीट करें, उस नंबर को आप लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा द अनसर्टेनिटी इन अ मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आप दीवार के लेंथ को मेजर करें, आपके पास छोटा रूलर है, आपने रूलर को 10 दफा, 1 2 3 4 5 दफा लेंथ, जिस तरह यहां पर रूलर मैंने रख लिया, एक, फिर उठाकर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, फिर चौथी दफा, फिर 5वीं दफा। रूलर छोटा है तो मैंने 5 दफा रूलर को इस्तेमाल किया इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ को मेजर करने के लिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस, ठीक है। तो आपके पास एरर जो होगा या मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होगा या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होगा, तो जितना टाइम आप रूलर को इस्तेमाल करें उसको मल्टीप्लाई करें विद द लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। अगर मैं लिख लूं ruler is repeated 10 times to measure length of rod, which is that is length of rod
is equal to 180.62 centimeter. 180.62 centimeter. Ruler is repeated 10 times to measure length of a rod, that is 180 नहीं, मैं 1080.62 सेंटीमीटर लिख लेता हूं. 1080.62 सेंटीमीटर उस रॉड का लेंथ है. देन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी in length of rod will be dash. ठीक है, आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगा या मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा? ए ऑप्शन 0.1 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 1 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 1 मिलीमीटर और डी ऑप्शन आपके पास जो है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, आप ये देखिए कितना टाइम आपने रूलर को रिपीट किया, 10 टाइम्स. तो एन आपके पास क्या होगा? 10. लिस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर. ये आपके पास 1 सेंटीमीटर बन जाए. सो 1 सेंटीमीटर इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द लेंथ ऑफ अ रॉड. ठीक है, इन द लेंथ ऑफ अ रॉड. ठीक है, अब यहां पर मैं लिख सकता हूं device used to measure length of rod, that is L is equal to 100.2 meter. Device used to measure length of rod, that is 100.2 meter plus minus 0.5 meter. Device used to measure length of rod, that is L is equal to 100.2 meter plus minus 0.5 meter. If least count of device is 0.1 meter. If least count of device is a 0.1 meter, then how much device repeated to measure length of rod? Length of a rod. ठीक है, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन हाउ मच टाइम्स, इसके साथ टाइम्स लिख ले. हाउ मच टाइम्स डिवाइस रिपीटेड टू मेजर लेंथ ऑफ रॉड? 1, 5, 10 और डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज 4. ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन. तो देखिए लिस्ट काउंट आपके पास कितने? लिस्ट काउंट 0.1 मीटर है. ठीक है, और अगर आप देखिए तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितना दिया गया है? 0.5. तो 0.1 के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि 0.5 आ जाए? तो 5. इट मींस अ डिवाइस इज रिपीटेड 5 टाइम्स. डिवाइस को 5 टाइम्स रिपीट किया गया. ये देखिए रूलर है, तो रूलर को देखिए मैंने एक दफा इस्तेमाल किया, ये एक दफा. ठीक है, फिर मैंने इसको उठाकर ये 2 दफा, फिर ये 3 दफा, फिर ये 4 दफा. तो मैंने लेंथ को मेजर करने के लिए रूलर को 4 टाइम यूज किया. तो देखिए लिस्ट काउंट इसमें भी लिस्ट काउंट जितना एरर होगा. लिस्ट काउंट फिर, लिस्ट काउंट फिर, लिस्ट काउंट फिर. तो लिस्ट काउंट को 4 दफा ऐड करें तो 4 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट, 4 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट. ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर n टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट लिखा था. ठीक है, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. अगर आप डिवाइस को n टाइम्स रिपीट करें तो फिर आप n नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे विद द लिस्ट काउंट. ठीक है, अब यहां पर आपके पास जो है फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या
फ्रैक्शनल को हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी बी कहते हैं। फ्रैक्शनल और रिलेटिव अनसर्टेनिटी बी इसको हम कहते हैं। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटी एंड मेजर्ड वैल्यू, अगर आप अनसर्टेनिटी और मेजर्ड वैल्यू का रेशियो निकाल लें, ये आपको रिलेटिव या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी देगा। ठीक है, फॉर्मूले के मुताबिक से अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, इसको हम फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं लूं, लेट सपोज आपके पास लेंथ है 40.0 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो इसमें आपके पास रिलेटिव अनसर्टेनिटी जो है या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.1 डिवाइड बाय 40 सेंटीमीटर, ये आपके पास 1 डिवाइड बाय 40 सेंटीमीटर। तो अगर आप अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड करें तो ये फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी कहलाता है। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास क्या होगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। अगर आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ 100 को मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो ये आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी देगा। ये आपको क्या देगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपको देगा। ठीक है, तो ये आपके पास, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि परसेंटेज का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग किसी मेजर्ड वैल्यू को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 100 इक्वल पार्ट्स में, तो एक पार्ट में अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहलाता है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप मेजर्ड वैल्यू को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट में अनसर्टेनिटी फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी कहलाता है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट डिस्कशन। थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, एडिशन रूल, ठीक है, प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल, पावर रूल, अनसर्टेनिटी इन मीन वैल्यू, अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इसको मैं इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप इसको एक नजर पढ़ें। थैंक यू सो मच।